नमस्कार। आप देख रहे हैं बिस्तक का खास शो। बाजार में निचले स्रोत से बहुत ही तगड़ी खरीदारी हुई है। सबके मन में सवाल ये है कि क्या बस छूट गई, क्या ये तेजी अभी और बढ़ेगी, या फिर डोनाल्ड ट्रंप की जो ट्रेड वॉर है वो बाजार पे और हावी हो सकती है। देखिए, इस समय दिक्कत बहुत है। एक तो जो निवेश कर पाए वो ये सोच रहे हैं कि क्या प्रॉफिट बुकिंग कर लें, और दूसरा जो नहीं कर पाए वो कह रहे हैं कि भैया फोमो फैक्टर ना हावी हो जाए, यानी कि फियर ऑफ मिसिंग आउट। तो इसी गुत्थी को सुलझाने के लिए हमारे साथ सुदीप बंदोपाध्याय जी जुड़े हैं, इंडी ट्रेड कैपिटल के ग्रुप चेयरमैन हैं। सुदीप जी नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका बिस्तक। नमस्कार। सर, सबसे पहले तो ये बताएं, मार्केट पे बॉटम लग गया क्या, कैसे पता चलेगा बॉटम बन गया कि नहीं? और दूसरा ये कि सब कुछ बहुत खराब खबरें जितनी आ रही थी, क्या वो सब हमारे पीछे रह गई अभी? दो चीज बॉटम एग्जैक्टली कहाँ कब होता है ये बताना तो बहुत मुश्किल है, पर फिलहाल लग रहा है कि बॉटम हमने देख लिया है। क्योंकि 2 अप्रैल में जो टैरिफ्स अनाउंस हुए थे उसके बाद जो ग्लोबली बाजार में उथल पुथल हुआ था, मैसिव करेक्शन हुआ था, वो अभी के लिए तो शायद बॉटम है, यही लगता है। दूसरी बात यह है कि खरीदारी मार्केट में जबरदस्त आई है, पर्टिकुलरली इंडियन मार्केट में। और मार्केट लगातार पिछले कुछ दिनों में ऊपर जा रहा है। थोड़ा बहुत ओवरबॉट लग रहा है मार्केट, तो करेक्शन की गुंजाइश शायद है। क्योंकि अभी भी यूएस में स्टेबिलिटी नहीं आया है। अभी भी बहुत सारे स्टेटमेंट्स आ रहे हैं, बहुत सारे बात की जा रही है जो कि मार्केट को डिस्टेबल कर सकता है। कल भी यूएस में बहुत लंबा करेक्शन आया है। उसका कोई कारण था, स्पेसिफिक कारण था। ट्रेजरी सेक्रेटरी के साथ जो के बारे में जो बात किया गया वो मार्केट को अच्छा नहीं लगा, पर उसका असर इंडिया में कुछ देखने को नहीं मिला। तो इंडियन मार्केट कुछ हद तक डीकपल होने की कोशिश कर रहा है, अलग से प्रोग्रेस करने की कोशिश कर रहा है। पर अभी भी हम लोग ये मानते हैं कि वोलेटिलिटी का सिलसिला खत्म नहीं हुआ, आगे भी वोलेटिलिटी रहेगा। पर इंडियन मार्केट में मूड पॉजिटिव जरूर है। लेकिन सर, यही तो सिर्फ 90 दिन के टैरिफ पे पॉज लगा था ना, 90 दिनों तक। अभी तो कुछ ही दिन हुए हैं और बाजार ने पता नहीं उसमें क्या भाप लिया। ये कुछ ज्यादा ओवर रिएक्ट तो नहीं कर गया मार्केट, या फिर इतना पिटा पड़ा था, इतना ओवरसोल्ड था कि इतना चढ़ना ही था? ये कुछ हद तक मार्केट तो ओवरसोल्ड जरूर था। और थोड़ा बहुत रिकवरी ड्यू था। पर अभी जैसे मैं क्या जिक्र कर रहा था, रिकवरी थोड़ा बहुत जल्दी बहुत ज्यादा हो गया। तो मार्केट फिर वापस एक बार ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, जहां पे थोड़ा लगाम रख सकता है, थोड़ा करेक्शन आ सकता है। क्योंकि मार्केट ग्रेजुअली ऊपर जाना अच्छा है, अचानक कंटिन्यूअसली ऊपर जाना भी मार्केट के हेल्थ के लिए सही नहीं है। पर्टिकुलरली जब वोलेटाइल सिचुएशन दुनिया भर में है, और जैसे आप जिक्र कर रहे हैं कि 90 दिन का पॉज ही है, फाइनलिटी नहीं आया इसमें, अभी भी बहुत सारे रोड बम्प्स आ सकते हैं। तो सतर्क रहना सही होगा। लॉन्ग टर्म निवेशक के लिए बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज बन रहे हैं, बन रहे थे, अभी भी है। पर वोलेटिलिटी के लिए तैयार रहना पड़ेगा। अच्छा, ये आपने एक्सपेक्ट किया था कि 2400 पॉइंट्स ऊपर चले जाएगा निफ्टी पे एकदम से, 7 अप्रैल के लो से अभी तक बहुत स्पीड से, ऊपर से बैंक निफ्टी रिकॉर्ड स्तर पे पहुंच जाएगा? क्या ऐसी एक्सपेक्टेशन थी सर उस मूड माहौल में? कि बिल्कुल नहीं था, बिल्कुल नहीं था। और दुनिया में किसी का ऐसा एक्सपेक्टेशन नहीं था, मूड बहुत ही खराब था उस टाइम में। और देखिए, यूएस में जो पॉलिसी मेकिंग पिछले 10-15 दिन में हुआ है, वो तो एक मतलब इसका कोई प्रेसिडेंट भी नहीं है, शायद फ्यूचर में भी नहीं होगा। वो कंटिन्यूअसली सुबह शाम नए नए अनाउंसमेंट्स आ रहे थे। और कभी अनाउंस हो रहा था, कभी कैंसिल हो रहा था, कभी रिवाइज हो रहा था, फिर कभी पॉज हो गया। तो ये एक्सपेक्टेशन लेके तो कोई काम नहीं कर सकता, ऐसा एक्सपेक्टेशन कभी रहता भी नहीं है। तो ऑब्वियसली नहीं था। और मैं बार बार ये बोल रहा हूं कि अभी भी स्टेबिलिटी नहीं आया है, अभी भी बहुत कुछ हो सकता है। तो सतर्क रहना जरूरी है। अच्छा, ये जो अभी आपने जिक्र किया था कि डोनाल्ड ट्रंप और जेरोम पावेल के बीच में ठन गया, जुबानी जंग हो गई, अटैक ही कर दिया एक तरीके से। डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी फेड के चेयरपर्सन को, उन्होंने ये बोल दिया कि क्या क्या किस तरीके से उन्होंने अपने सोशल पोस्ट पे लिखा है कि मिस्टर टू लेट, अ मेजर लूजर। और उन्होंने कहा है कि इलेक्शन के टाइम पे ब्याज दरें घटाते हैं, वैसे तो घटाते हैं नहीं। बाकी कंट्रीज में देखो 7-7 बार ब्याज दरें घट गई हैं, हमारे यहाँ तो बिल्कुल कुछ हो नहीं रहा। और पूरा का पूरा जिम्मेदारी जो है वो जेरोम पॉवेल के ऊपर डाल दी। उन्होंने बोला कि मंदी अगर आई तो जेरोम पॉवेल उसके जिम्मेदार होंगे। अभी इमीडिएट तुरंत प्रभाव से वो ब्याज दरें घटाएं। और ऊपर से व्हाइट हाउस हाल फिलहाल में उन्होंने ये भी स्टेटमेंट दी थी कि हो सकता है कि वो जेरोम पॉवेल को हटाने पे विचार करें, लेकिन इतना आसान तो है नहीं। जेरोम पॉवेल बोल रहे हैं मैं तो अपनी नौकरी छोड़ूंगा नहीं। ये किस तरीके का बिहेवियर है सर? मतलब कोई राष्ट्रपति अपने ही देश के सेंट्रल बैंक के चेयरपर्सन के खिलाफ इतना कुछ बोल जाए, तो सर ये अच्छा। फिर दूसरा सवाल ये है कि क्या जेरोम पॉवेल उनकी बात मान लें तो वो ठीक?
देखिए, पहली बात तो ये है कि ये जो सिलसिला चल रहा है ये अनप्रेसिडेंटेड है, ये मैं जरूर कहूंगा। और यूएस में इसका कोई प्रेसिडेंस पहले देखने को नहीं मिला है। हाँ, फाइनेंस मिनिस्ट्री जो होता है और सेंट्रल बैंक में मतभेद होता रहता है। हमारे देश में भी कभी कभी मतभेद आया है सामने। पर जो शब्द यूज किए गए हैं, जो भाषा, जो 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 टोन टेनर जो था, वो कुछ बहुत ही हार्श था। और ये अनप्रेसिडेंटेड है, ये मैं जरूर कहूंगा। सेंट्रल बैंक का इंडिपेंडेंस मॉनेटरी पॉलिसी रन करने के लिए बहुत जरूरी होता है। ये दुनिया भर में सारे देशों में माना जाता है। और कोई भी स्टेबल डेमोक्रेसी में सेंट्रल बैंक को इंडिपेंडेंट होने का राइट रहता है, और इंडिपेंडेंटली वो काम भी करते हैं। क्योंकि जो जो इकोनॉमी के दो पहलू होते हैं, एक मॉनेटरी पॉलिसी, एक फिस्कल पॉलिसी। मॉनेटरी पॉलिसी जो है वो सेंट्रल बैंक हैंडल करता है। फिस्कल पॉलिसी रिलेटेड मैटर फाइनेंस मिनिस्ट्री, जो कि पॉलिटिकल एस्टैब्लिशमेंट के अंडर में आता है, वो हैंडल करते हैं। ये दोनों चीज साथ में चले तो बहुत अच्छा है। थोड़ा बहुत मतभेद रहे तो भी चलता है। पर ऐसा ओपन फाइट चालू हो जाए तो वो सेंटिमेंट के लिए, इकोनॉमी के लिए शायद सही नहीं है, ये तो मैं जरूर कहूंगा। अगर जेरोम पावेल, आपने सवाल पूछा कि ये दबाव में आके रेट चेंज करना चालू करे, वो भी मार्केट के लिए ठीक नहीं होगा, क्योंकि मार्केट उसको एक रबर स्टैंप मानेंगे और वो मार्केट का कॉन्फिडेंस फेड के ऊपर से हट जाएगा। इसीलिए कहते हैं कि वो फेड का जो सेंट्रल बैंक, फेड जो भी आप बोले, उसका इंडिपेंडेंट रहना और इंडिपेंडेंस डेमोन्स्ट्रेट करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो आपका सवाल का जवाब तो यह है कि अगर उन्होंने रेट चेंज कर दिया दबाव में आके, तो वो सही नहीं हो। पर अगर ऐसा सर्कमस्टांसेस यूएस में होता है जिससे कि साफ लगता है कि ब्याज दरें घट सकते हैं, इन्फ्लेशन के चांसेस कम हो गए, और उस वक्त उन्होंने अगर रेट कम किया तो वो सही होगा। और उस वक्त अगर उन्होंने रेट कम नहीं किया तो वो भी सही नहीं होगा। तो स्थिति ऐसी होनी चाहिए कि फेड, जिसमें और भी मेंबर्स हैं, ऐसा नहीं है कि एक फेड चेयर डिसीजन लेते हैं, कमिटी होता है, कमिटी में सबका व्यू लिया जाता है। जैसे हमारे यहाँ मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी है, वहां पे ओपन वोटिंग होता है, कोई डिसेंट भी करता है, कोई कोई साथ में वोट भी देता है। तो ऐसा एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस के जरिए रेट कट पे डिसीजन लिया जाता है। तो उसको उस हिसाब से ही चलने देना चाहिए, ये हम मानते हैं। एफओएमसी का मतलब आप कह रहे हो कि कंसेंसस होता है तब जाके कुछ फैसला होता है, सिर्फ जेरोम पावेल थोड़ी उसके जिम्मेदार हैं। लेकिन सर इतना ओपन कैसे, इतना ओपन सिस्टम कैसे? ये हमने किसी कंट्री में तो ऐसा देखा है नहीं कि कभी भी कोई भी किसी कंट्री का रिप्रेजेंटेटिव ऐसे आके खुले मैदान में आके सबको चुनौतियां दे रहा हो और अपने सेंट्रल बैंक के खिलाफ भी बोल रहा हो और लोग उसमें सुन भी रहे हो सुबह से शाम तक। तो ये सिर्फ अमेरिका में ही होता है क्या? दिस इज व्हाट डोनाल्ड ट्रंप वांट्स कि वो ऐसे ही रहेंगे अगले कुछ साल तक, जो वो बोले बस दुनिया को मानना पड़ेगा? ये ये तो पॉलिटिकल इशू है, इसमें मेरा कमेंट करना सही नहीं होगा। पर मैं आपको जानकारी के लिए बोल सकता हूँ, बहुत सारे ऑटोक्रेटिक कंट्रीज जो है, टर्की में बहुत बार ऐसे हुआ है पिछले दिनों में। जो टर्की के प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने जो जो उनका जो मॉनेटरी पॉलिसी, उसके साथ डिसएग्री किया। जो सेंट्रल बैंक के जो गवर्नर है, सेंट्रल बैंक के जो एडमिनिस्ट्रेटर है, उनको हटाया, अपने लोग किसी को बिठाया, उनके हिसाब से मॉनेटरी पॉलिसी चलाया। फिर बड़ा डिजास्टर हुआ, फिर कोई प्रोफेशनल को लाए। बहुत बार ऐसा हुआ है टर्की में, इतना तो मेरे को अभी याद आ रहा है पिछले दिनों में। पर नॉर्मली कोई एस्टैब्लिश डेमोक्रेसी में ऐसा नहीं होना चाहिए, ये मैं मानता हूँ। अच्छा, जस्ट ये जब बोलने वाले थे मिस्टर टू लेट अ मेजर लूजर, उनको भी पता है कि इसका इम्पैक्ट फाइनेंशियल मार्केट्स पे होगा। फाइनेंशियल मार्केट्स तो गिर गए। सोने पे भी लिख दिया सर उन्होंने सोशल मीडिया पे आके कि जिसके पास सोना है वो किंग है। बताओ कौन सा राष्ट्रपति सोने पे लिखता है सर? ट्रम्प साहब थोड़ा हटके हैं, और वो हम सब लोग देख रहे हैं उनका जो और तरीका है ऑपरेट करने का, वो एक अनोखा है, यही मैं कह सकता नहीं, हूँ। कंट्री ऑपरेट करने का या फिर कुछ और? कंट्री ऑपरेट करने का ही। तो ये सोना जा कहाँ रहा है सर? ये क्यों ऐसा हो गया? सोने में इतनी तेजी क्यों हो गई? देखिए, ये तो अलग डिस्कशन है, इसमें ट्रम्प साहब को अलग रखिए आप। सोना का प्राइस तो बढ़ेगा ही, ये तो मेरा व्यू भी फर्म है। क्योंकि जब इतना टर्बुलेंट इकोनॉमिक पॉलिसी मेकिंग होता है, और जो सेफ हेवन यूएस डॉलर, यूएस बॉन्ड, यूएस ट्रेजरी इंस्ट्रूमेंट माना जाता था, उस पे लोगों का भरोसा उठ रहा है। तो ऑब्वियसली गोल्ड की तरफ लोगों का एक झुकाव रहेगा। और अब देखिए, सेंट्रल बैंक, दुनिया भर के सेंट्रल बैंक यूएस डॉलर, यूएस ट्रेजरी बॉन्ड लेते थे।
अपना जो रिजर्व है उसको बनाने के लिए। अब अगर सेंट्रल बैंक्स ने बंद कर दिया है, जो कि किया है, बहुत सारे जो एडवर्सरियल पोजीशन ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन ने लिया है, उसके बाद से चाइनीज सेंट्रल बैंक दबा के गोल्ड खरीद रहे हैं। उनका रिजर्व बजाय कि यूएस ट्रेजरी या यूएस करेंसी में रहे, दे आर बाइंग गोल्ड। बहुत सारे ऐसे ग्लोबल सेंट्रल बैंक्स हैं जो अभी सोचने लग गए हैं कि ये सही होगा क्या, उनका जो रिजर्व है वो ट्रेजरी बॉन्ड में रखना, यूएस ट्रेजरी बॉन्ड में रखना, और वो सोच के डाइवर्सिफाई कर रहे हैं, गोल्ड खरीद रहे हैं। तो एक तो आप हम जो अनिश्चयता से डरते हैं गोल्ड लेते हैं, और इसके साथ साथ अगर दुनिया भर के सेंट्रल बैंक्स गोल्ड लेना चालू करें, जो कि कर दिया है उन्होंने, तो इस माहौल में गोल्ड का प्राइस तो बढ़ेगा ही, क्योंकि गोल्ड का सप्लाई तो लिमिटेड है, आप छाप नहीं सकते। तो गोल्ड का प्राइस बढ़ रहा है, बढ़ेगा और ऐसा ही रहेगा। अब पेस ऑफ जो ग्रोथ है गोल्ड का प्राइस का, वो क्या भयंकर बढ़ेगा या धीरे धीरे बढ़ेगा, ये मैटर ऑफ डिबेट है। पर ये बात सही है कि गोल्ड का प्राइस बढ़ेगा। अच्छा, तो गोल्ड तो खैर रॉकेट स्पीड से ऊपर चला गया, लेकिन अभी जो हमारे मार्केट है वो भी तो धीरे धीरे करके ऊपर, धीरे क्या बहुत ही फास्ट ऊपर आ गए। उसमें एक इंडेक्स है जो आज इस समय का ब्लॉकबस्टर है, वो है बैंक निफ्टी। अचानक से क्या हो गया, इतनी स्ट्रांग रैली के पीछे कारण क्या है, और अब क्या करें? जिनके पास हैं शेयर्स बैंकिंग के वो क्या करें, और जिनके पास नहीं है क्या वो अभी खरीदें? तो चीज देखिए, बैंकिंग बीएफएसआई जो पिछला जो इंडियन मार्केट में जबरदस्त रैली हुआ था, जो रैली सितंबर 24 के बाद थोड़ा था, उसमें रुकावट आया था, उस रैली में बीएफएसआई इतना नहीं बढ़ा था जितना बहुत सारे और सेक्टर्स बढ़ गए थे। तो वैल्यूएशन के लिहाज से बीएफएसआई हमेशा से ठीक ठाक था। उसके बाद मार्केट में जबरदस्त गिरावट आया सितंबर के बाद से, और उस गिरावट में बीएफएसआई भी जबरदस्त गिरा। हालांकि वो बड़ा भी नहीं था, पर उसके बावजूद वो गिरा। तो उसके बाद जब मार्केट में पॉजिटिव ट्रैक्शन आना चालू हुआ, तो बीएफएसआई बढ़ने लगा। और इसमें सबसे बड़ा अट्रैक्शन था वैल्यूएशन। वैल्यूएशन कंफर्ट बहुत ज्यादा था। और इसके साथ साथ बीएफएसआई का परफॉर्मेंस भी बहुत इंप्रूव हो गया है। जो एसेट क्वालिटी लेके जो शंका पहले हुआ करता था, वो कुछ हद तक दूर हो गया। क्रेडिट ग्रोथ अच्छा आने लग गया, और इंडिया में ब्याज दरें भी कम होना चालू हो गया। अब ये जो ट्रोइका है, तो एसेट क्वालिटी, क्रेडिट ग्रोथ और इंटरेस्ट रेट कम होना, ये ट्रोइका बीएफएसआई के लिए बहुत ही पॉजिटिव, एक कॉन्फ्लुएंस ऑफ पॉजिटिव फैक्टर कहा जा सकता है। इसके कारण बीएफएसआई का अट्रैक्टिवनेस बढ़ गया है, और वैल्यूएशन अभी भी मैं मानता हूं आप पॉकेट्स में बहुत अच्छा है। आप लार्ज बैंक्स को देख लीजिए, प्राइस बड़ा है, उसके साथ साथ वैल्यूएशन भी बड़ा है, पर उसके बावजूद भी अब देखिए स्टेट बैंक, देखिए अभी भी स्टेट बैंक का वैल्यूएशन वन टाइम बुक से कम है। अभी भी आप बाकी सारे लार्ज पीएसयू बैंक्स देखिए, उनका वैल्यूएशन 0.7 0.8 टाइम बुक आ रहा है। तो ये बहुत ही अट्रैक्टिव है। एचडीएफसी आईसीआईसीआई जैसे दिग्गज बैंक, जो कि परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं क्वार्टर ऑन क्वार्टर, उनका भी बुक वैल्यू बड़ा है, जरूर बड़ा है, पर अभी भी ऐसा लेवल पे नहीं गया है कि जहां पे उसको ना खरीदने का सलाह दे वैल्यूएशन के लिहाज से। अभी भी लेने लायक है लंबी अवधि के लिए निवेशक। लेकिन फिर निवेशक करें क्या? कि अभी इस बाजार में, चढ़ते बाजार में खरीदना शुरू कर दें, या फिर कोई कोई मीनिंगफुल डिप आ सकता है? आप कह रहे थे भी वोलेटिलिटी बहुत ज्यादा हावी रहेगी, तो आएगा डिप इस बार, या फिर सच्ची में ट्रेन निकल गई अब तो? देखिए, ट्रेन तो कभी नहीं निकलता है, कभी ना कभी मार्केट में करेक्शन थोड़ा बहुत कम बेसी देखने जरूर मिलेगा, मिला भी है पहले। पर मेरा सलाह ये होगा कि अगर आप लंबी अवधि के लिए अपना निवेश कर रहे हैं, पोर्टफोलियो बना रहे हैं, तो अब रुकिए मत, डिप के लिए थोड़ा थोड़ा करके लेना चालू कर दीजिए। मान लीजिए आपको स्टेट बैंक लेना है, तो आपको 1000 स्टेट बैंक के शेयर खरीदने हैं, तो 1000 आज मत खरीदिए, आज 100-200 ले लीजिए, थोड़ा इंतजार करिए, फिर 100-200 लीजिए। ऐसे करके आप बनाइए, शायद आपको थोड़ा वैल्यूएशन ज्यादा हो जाएगा, शायद थोड़ा कम होगा, एवरेज आपका एक अच्छा एवरेज आ जाएगा। तो मेरा सलाह तो यही होगा कि आप कभी भी लंबी अवधि के लिए एक पोर्टफोलियो बना रहे हैं, तो थोड़ा थोड़ा करके लीजिए, एक साथ मत लीजिए। अच्छा, ये बैंक्स तो चल गए, ये तो समझ में आ गया। बैंक्स और एनबीएफसी जो है वो तो रिकॉर्ड स्तरों पर ही इंडेक्स है, तो फिर स्टॉक्स तो चल रहे हैं। जो नहीं चल रहे वो भी गिरते गिरते एकदम से रुक गए वो स्टॉक्स, वो थे आईटी। आईटी के एक तो रिजल्ट्स जो अभी आए हैं वो आपको कैसे लगे? विप्रो, इन्फोसिस जैसी कंपनियों के रिजल्ट्स, और ऊपर से आईटी स्टॉक्स पे आप करें क्या? क्या यहाँ पर निकलना समझदारी होगी, या फिर धीरे धीरे करके एक्यूमुलेट करें अभी? ये आईटी में मेरा व्यू थोड़ा नेगेटिव था बहुत दिनों से, और अभी भी नेगेटिव ही है। Q4 के जो नतीजे आए हैं, उसमें मैं कमेंट ही नहीं करना चाहूंगा, क्योंकि वो तो पास्ट है, उसको देख के कोई फायदा नहीं है। अभी फ्यूचर की बात करनी पड़ेगी, क्योंकि स्टॉक मार्केट तो फ्यूचर से चलता है।
और जैसे हम अभी तक बात कर रहे थे, यूएस मार्केट में अभी भी बहुत अनसर्टिनिटी है। आज के दिन में एक भी यूएस कॉर्पोरेशन के सीईओ आपको क्लियरली फ्यूचर के बारे में बात नहीं कर पाएगा, क्योंकि संभव नहीं है। उनको किसी को मालूम नहीं है क्या होने वाला है कल सुबह। इतना अनिश्चयता है। आप 3 महीने, 6 महीने, एक साल की तो बात छोड़ ही दीजिए, कल सुबह क्या होगा ये मालूम नहीं है। तो इस माहौल में यूएस कॉर्पोरेट्स कोई भी बड़ा डिसीजन, नया प्रोजेक्ट, ट्रांसफॉर्मेटिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाला प्रोजेक्ट या ट्रांसफॉर्मेशन, आईटी ट्रांसफॉर्मेशन, ये प्रोजेक्ट में बिल्कुल हाथ नहीं लगाएंगे। और इस स्थिति में इंडियन आईटी कंपनीज का रेवेन्यू पे दबाव रहेगा, मार्जिन पे दबाव रहेगा। नए प्रोजेक्ट्स तो छोड़ दीजिए, जैसे विप्रो ने अपना अर्निंग्स कॉल में जिक्र किया था कि कुछ एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट में भी स्लो डाउन देखने को मिल रहा है, नए प्रोजेक्ट्स को स्टॉल किया जा रहा है। तो स्थिति बिल्कुल अनिश्चयता भरी है। इस माहौल में आईटी में थोड़ा सतर्क रहना चाहिए। हाँ, वैल्यूएशन के लिहाज से बहुत पॉकेट्स में इंटरेस्टिंग पोजीशन दिख रहा है, पर अभी भी अनिश्चयता इतना है, दूर रहना बेहतर है। लेकिन सर अभी जो क्वार्टर 4 रिजल्ट्स अभी जो आने शुरू हुए हैं कंपनियों में, इसमें कोई एक्सीडेंट तो नहीं हो जाएगा? एक तो आप ये बताएं कि प्लीज, ये क्वार्टर 4 अर्निंग सीजन बीतेगा कैसे? टेंशन हो रही थी, पिछले 2 अर्निंग सीजन अच्छे देखे नहीं थे, तो ऐसा लग रहा था कि इस बार भी खराब रहेगा। इतने खराब तो रिजल्ट्स आए नहीं बैंकिंग फाइनेंशियल के, तो आपको कहाँ लगता है रिजल्ट्स कहाँ अच्छे आएंगे? बीएफएसआई आपने अभी जिक्र किया, हम लोग भी बात कर रहे थे, बीएफएसआई के नतीजे बिल्कुल अच्छे आएंगे। इसका तो साफ है, क्रेडिट ग्रोथ आ रहा है, एसेट क्वालिटी इंप्रूव हुआ है, इंटरेस्ट रेट कम हो रहे हैं, तो सारे फैक्टर्स पॉजिटिव है। तो बीएफएसआई में नतीजे, एक दो एक्सेप्शन रहेगा, उसके अलावा सब जगह पे बीएफएसआई में नतीजे अच्छे रहेंगे। मुझे लगता है कि सीमेंट में नतीजे अच्छे आएंगे, क्योंकि सीमेंट का डिमांड बढ़ा है। और कंपनियों ने थर्ड क्वार्टर में ही दिख रहा था कि अपना एफिशिएंसी बहुत ज्यादा इंप्रूव कर लिया है। तो क्योंकि थर्ड क्वार्टर में डिमांड कम हो ना बढ़ने के बावजूद कुछ कंपनीज, फ्रंटलाइन कंपनीज ने बहुत अच्छा नतीजे दिखाए थे, मार्जिन दिखाए थे, अपना कॉस्ट कंट्रोल, कॉस्ट एफिशिएंसी के जरिए। तो Q4 में तो डिमांड बढ़ गया है, तो नतीजे और भी बेहतर आएंगे। ऐसे बहुत सारे सेक्टर्स में पावर में नतीजे अच्छे आने चाहिए। जो डोमेस्टिक फोकस सेक्टर है, जिसमें जो ग्लोबल हेडविंड्स नहीं है, वहां पे नतीजे अच्छे आएंगे, यही हमारी उम्मीद है। अच्छा, एक और निवेशकों के मन में घबराहट ये होती है जब स्टॉक्स टूट रहे होते हैं ना, उनका पैसा टूट रहा होता है, पहले पैसा लगाओ तो उस पर यकीन नहीं होता कि सही खरीदा है कि नहीं खरीदा, तो नीचे खरीद नहीं पाते दोबारा। सर आप क्या स्ट्रैटेजी रखते हो जब पोर्टफोलियो इतना आसानी से तो आप भी नहीं बेचते होगे बाजार की गिरावट में, तो जब दोबारा से खरीदना होता है तो क्या देखते हो आप मार्केट में? ये सेक्टोरल रोटेशन भी किसी के बस की नहीं है इतना आसानी से पकड़ना, तो आप क्या सलाह दोगे कि लोअर लेवल्स पे फिर से क्या देखना चाहिए कि हाँ ये स्टॉक्स अच्छा कर सकते हैं? देखिए, लोअर लेवल पे मैं तो यही कहूंगा कि अभी जैसे हम लोग बात कर रहे हैं, ग्लोबल मार्केट में बहुत वोलेटिलिटी है। तो ग्लोबल फेसिंग स्टॉक्स जिनका बिजनेस एक्सपोर्ट में है, या रिलेटेड टू यूएस, या अदर विदेश के साथ रिलेटेड है, वहां पे थोड़ा सतर्क रहिए। पर डोमेस्टिक कंजम्पशन, डोमेस्टिक मार्केट फोकस जो कंपनी है, जैसे हम बीएफएसआई के जिक्र कर रहे हैं, अब बीएफएसआई कंपनीज का बाहर से कोई लेना देना नहीं है, बहुत बहुत हद तक। हम्म। इकोनॉमी में स्लो डाउन होता है तो जरूर इफेक्ट करेगा। अदरवाइज यूएस में ट्रेड में क्या हो रहा है उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, आईसीआईसीआई को, एचडीएफसी को, एसबीआई को डायरेक्टली, तो इनके परफॉर्मेंस तो अच्छे रहेंगे। तो बीएफएसआई में फोकस करिए। पावर सेक्टर मैं पहले भी जिक्र कर चुका हूं आपके निवेशकों के लिए। पावर सेक्टर, अब इंडिया में पावर का डिमांड रोबस्ट है, एक स्ट्रक्चरल पॉजिटिव पावर सेक्टर में 5-10 साल के लिए चलेगा, तो पावर सेक्टर में फोकस कीजिए। कंस्ट्रक्शन इंफ्रास्ट्रक्चर, सरकार की तरफ से 11 लाख करोड़ का कैपिटल एक्सपेंडिचर का ऐलान बजट में किया गया। इसका मतलब रफली लगभग 1 लाख करोड़ पर महीना इनको स्पेंड करना पड़ेगा इंफ्रास्ट्रक्चर कैपिटल एक्सपेंडिचर के जरिए। तो इस सेक्टर में जो कंपनीज काम कर रहे हैं उनको तो बहुत अच्छा ऑर्डर्स मिलेंगे, सब कुछ अच्छा चलेगा उनके लिए। तो यहाँ पे फोकस करिए। डिफेंस में भी पॉकेट्स हैं जहां पे वैल्यूएशन थोड़ा ठीक ठाक हुआ है, जैसे डिफेंस इलेक्ट्रॉनिक्स में पहले भी जिक्र कर चुका हूं। डिफेंस इलेक्ट्रॉनिक्स पे ध्यान दीजिए, डिफेंस में पोर्ट्स पे भी ध्यान दीजिए। वैल्यूएशन थोड़ा ऊपर है, पर बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी पोर्ट्स में 5-10 साल के लिए दिख रहा है। तो ऐसे डोमेस्टिक फोकस, डोमेस्टिक मार्केट फोकस सेक्टर्स पे ध्यान देना जरूरी होगा। मैं यहाँ पे अपना एफएमसीजी पे भी टिप्पणी करना चाहूंगा, क्योंकि एफएमसीजी में डोमेस्टिक फोकस बिल्कुल है, पर डिमांड को लेके अभी भी शंका है। कुछ कंपनीज के जो नंबर्स आ रहे हैं, जो फोरकास्ट आ रहे हैं, वो सही नहीं आ रहे हैं अभी भी, क्योंकि डिमांड को लेके अभी भी शंका लोगों में है। और वो दिख रहा है, डाबर के जो कमेंट्री आए थे वो बहुत ही खराब थे। हालांकि रूरल इंडिया में बहुत जबरदस्त काम करते हैं डाबर, उनसे कमेंट्री खराब आना, इसका मतलब रूरल डिमांड उनके लिए अभी तक सही रही हो।
शायद इसका मतलब ये कंक्लूड नहीं करना चाहिए कि हर कंपनी का रूरल बिजनेस खराब होगा, पर कुछ दिक्कतें तो अभी भी डिमांड में है, तो थोड़ा सतर्क रहने की सलाह दूंगा एफएमसीजी में। दो डोमेस्टिक फोकस्ड, थोड़ा सतर्क। अच्छा, यानी कि फिर आप कह रहे हैं कि जब गिरावट आई तो पहले तो उसका रीजन इस बार थोड़ा सा इम्पोर्टेड है डोनाल्ड ट्रम्प की पॉलिसी से, तो एक्सपोर्ट्स वाले जो सेक्टर से थोड़ा हटके डोमेस्टिक ओरिएंटेड सेक्टर पे ज्यादा फोकस रखना चाहिए। इसमें सर एक और ट्रिगर भी तो है, मॉनसून। तो ये जो भी ऑटो स्टॉक्स हैं, खासतौर से ग्रामीण इलाकों से जुड़ी जो कंपनियां, इनफैक्ट इस पे आप एफएमसीजी बात कर रहे थे, वो भी उसके लिए ट्रिगर है। तो मॉनसून कितना बड़ा एक ट्रिगर हो सकता है स्टॉक मार्केट के लिए? जब से खबर आई है ना एमडी वाली और स्काईमेट वाली, तब से मार्केट ही स्काई रॉकेट हाई है। तो ये बहुत बड़ा ट्रिगर है कि इंडिया के लिए, और इसमें इससे जुड़ी हुई कंपनियां, सेक्टर्स वो आउट परफॉर्म करेंगी। ये बिल्कुल बहुत बड़ा ट्रिगर है, मॉनसून तो बहुत बड़ा ट्रिगर है। और आपने बिल्कुल सही कहा, आईएमडी का फोरकास्ट, स्काईमेट का फोरकास्ट जब आया, स्काईमेट का फोरकास्ट नॉर्मल रेनफॉल का, आईएमडी का बेटर देन नॉर्मल रेनफॉल का था, तो ये बहुत ही पॉजिटिव था। आपने बिल्कुल सही पकड़ा, मार्केट ने भी इससे पॉजिटिव क्यू लिया है। हमारा मानना यह है कि रूरल डिमांड पिकअप होना बहुत जरूरी है, और इसके लिए मॉनसून ठीक ठाक होना एक बेसिक इंग्रेडिएंट है। तो हमारे जो 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 एनालिसिस बन रहा है, उससे लगता है कि इस बार मॉनसून अगर ठीक ठाक हो तो डिमांड की जो प्रॉब्लम चल रही है वो खत्म हो जाएगा, और वो डेफिनेटली रूरल फोकस कंपनीज को हेल्प करेगा। और इसमें जैसे आप कह रहे हैं, टू व्हीलर कंपनीज, पर्टिकुलरली हीरो मोटोकॉर्प, जिनका कि रूरल इंडिया में बहुत बड़ा बिजनेस है, बेनिफिट उनको होगा। फर्टिलाइजर कंपनीज, एग्रोकेमिकल कंपनीज को बेनिफिट होगा, डोमेस्टिक जो फोकस कंपनीज है। एफएमसीजी को बेनिफिट होगा। तो बिल्कुल इन कंपनीज को बेनिफिट होगा। पर अभी भी जैसे मैं जिक्र कर रहा था, अभी भी मिक्स सिनारियो है डिमांड का, तो थोड़ा वेट करना पड़ेगा, क्योंकि मॉनसून का जो पूरा इम्पैक्ट आएगा और जो डिमांड में ट्रांसलेट करेगा, उसमें अभी भी 6 महीने के लगभग देरी है। तो शायद Q2 के जो नंबर्स आएंगे, Q3 के जो नंबर्स आएंगे, उसमें ये रिफ्लेक्ट करेगा। सर एफआईएस की वापसी हो गई क्या 100%? मतलब आ गए हैं वापस वापस? खरीदना तो शुरू कर दिया है, रुपया भी अब थोड़ा मजबूत हो गया डॉलर के मुकाबले। खैर डॉलर इंडेक्स तो अन्य करेंसीज के मुकाबले ही टूट गया है, लेकिन मुद्दा ये है कि एफआईएस क्या भारतीय बाजारों में अब पैसा डालना शुरू कर देंगे? ये बिल्कुल शुरू तो कर दिया है, दिख रहा है कि कल भी अगर आप देखेंगे तो करीब लगभग 2000 करोड़ का खरीदारी किया था। तो खरीदारी तो जरूर आ रही है। और देखिए, अब उल्टा हो रहा है, पहले जैसे सारे दुनिया भर का पैसा यूएस में जा रहा था। यूएस एक्सेप्शनलिज्म जो कह रहे हैं कि यूएस मार्केट अलग है, ये सोच के सब लोग पैसा यूएस में ले जा रहे थे, और यूएस मार्केट बहुत अच्छा रिटर्न भी दे रहा था, बेहतरीन रिटर्न यूएस मार्केट से सबको मिल रहा था। अब ये जो पॉलिसी, जो अनसर्टेनिटी आ गया है, जो सब पॉलिसी बन रहा है, इससे सबको डर है कि यूएस मार्केट का रिटर्न का जो अच्छा रिटर्न का जो सिलसिला था वो खत्म हो गया है, और आगे आने वाले दिनों में अनिश्चयता और भी बढ़ेगा। इकोनॉमी में भी स्लो डाउन शायद आ रहा है, रिसेशन शायद आ रहा है, तरह तरह की बातें चल रही हैं। तो लोग यूएस से पैसा हटाने की कोशिश कर रहे हैं, और ये प्रोसेस में इंडिया जैसे इकोनॉमी, जो कि अभी भी लगभग 6 साढ़े 6% का जीडीपी फोरकास्ट सबका है, किसी भी का आप उठा के देख लीजिए, 6 साढ़े 6% जीडीपी ग्रोथ का फोरकास्ट है। और इस करेंसी, आपने सही पकड़ा, करेंसी भी स्टेबल हो गया है, इंप्रूव कर रहा है वीजा वी डॉलर। तो ये एक अट्रैक्टिव मार्केट वापस बन रहा है। अब चाइना के कंपैरिजन में अट्रैक्टिव है या नहीं, वैल्यूएशन इंडिया का अभी भी ज्यादा है चाइना के कंपैरिजन में, ये सब इशू है। पर पैसा तो जरूर आना चालू हो गया, और हम लोग को लगता है कि पैसा जरूर आने वाले दिनों में भी आएगा। हमको तो अपने मार्केट से लेने देना है सर, क्या खरीदें, बस यही तो बहुत बड़ा सवाल है। तो निवेशक जानना चाहते हैं कि सुदीप जी की पसंद क्या है, कौन से स्टॉक्स उनके टॉप रेडार पर हैं। सर अगर कुछ पिक्स आप शेयर कर दो जहां पर आने वाले समय के लिए फंडामेंटल्स ठीक हैं, और डिप मिले तभी मैं निवेशकों को बोलूंगा धीरे धीरे करके, जैसे भी बात हो रही थी कि टुकड़ों में खरीदें, एक साथ बिल्कुल मत खरीदें, बाजार पे वोलेटिलिटी रहेगी। सर कौन से फेवरेट स्टॉक्स हैं आपके? देखिए, डिफेंस इलेक्ट्रॉनिक्स का कंपनी भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, बीईएल, मेरा फेवरेट स्टॉक है। यहाँ पे जरूर खरीदारी कीजिए लंबी अवधि के लिए। बहुत ही बेहतरीन कंपनी है, बैलेंस शीट अच्छा है, परफॉर्मेंस एफिशिएंसी बहुत अच्छा रहा है। एयरफोर्स, आर्मी, नेवी तीनों सेगमेंट को सप्लाई करता है डिफेंस इलेक्ट्रॉनिक्स। एक्सपोर्ट का भी अपॉर्चुनिटी आ रहा है, और एडजेसेंसीज में डाइवर्सिफाई कर रहे हैं, मेट्रो नेटवर्क में काम कर रहे हैं। तो यहाँ पे जरूर खरीदारी कीजिए लंबी अवधि के लिए। मैंने पावर सेक्टर का जिक्र किया, पावर सेक्टर का दिग्गज कंपनी एनटीपीसी, जबरदस्त कंपनी, बैकवर्ड फॉरवर्ड इंटीग्रेशन परफेक्ट है। सो बैकवर्ड में जैसे कोल लिंकेजेस परफेक्ट है, फॉरवर्ड में पीपीएस सारे टाइड अप है। परफॉर्मेंस बहुत इंप्रूव हो रहा है, एफिशिएंसी अच्छा खासा है, एक्सपेंशन बहुत जबरदस्त हो रहा है, डिमांड का, पावर का डिमांड कंटिन्यूअसली बढ़ रहा है।
तो सारे फैक्टर्स पॉजिटिव है, वैल्यूएशन बड़ा है पर अभी भी बहुत अपॉर्चुनिटी है, यहाँ पे भी खरीदारी की जा सकती है। कंस्ट्रक्शन इंफ्रास्ट्रक्चर का दिग्गज कंपनी लार्सन टुब्रो का मैं जिक्र करूंगा। बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है। जैसे मैं पहले भी जिक्र कर रहा था, डोमेस्टिक मार्केट में बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है, और इसके साथ साथ लार्सन ग्लोबल मार्केट्स में भी बहुत अच्छा कामकाज कर रहे हैं। पिछले दिनों में कतार से एक रिकॉर्ड बड़ा ऑर्डर इनको मिला है। और ये जो ग्लोबल ऑर्डर्स हैं ये मार्जिन एक्रेटिव है, वहां पे इंक्रीमेंटल 10% प्लस मार्जिन मिलता है। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट्स में रफली 8% ऑन एन एवरेज मार्जिन है। तो ओवरऑल कंपनी का मार्जिन प्रोफाइल बढ़ रहा है, क्योंकि 1/3 प्लस ऑर्डर बुक अभी ग्लोबल ऑर्डर बुक है। तो यहाँ पे भी लॉन्ग टर्म के लिए जरूर खरीदारी की जा सकती है। वैल्यूएशन ऐसा कुछ बड़ा नहीं है, रीजनेबल है, अभी भी लॉन्ग टर्म के लिए खरीदारी की जा सकती तो बीईएल, एनटीपीसी, एलएनटी, मुझे पता ही था कि आप लार्ज कैप्स निफ्टी वाले स्टॉक्स बताओगे, तो मेरा सवाल रेडी था सर, मिड कैप्स में नहीं होगा कुछ? मिड कैप स्मॉल कैप्स में तो पैसा फंसा हुआ है लोगों का, वहां पर है कोई ऐसी थीम जो बिल्कुल आउट परफॉर्म कर सकती है? है। तो थीम है, बहुत सारे थीम्स हैं जो आउट परफॉर्म कर सकती है। जैसे देखिए, केमिकल, स्पेशलिटी केमिकल्स में हमारा व्यू पॉजिटिव था, पर ये ट्रम्प का जो टैरिफ वार शुरू हो गया ना, इससे सारे कैलकुलेशंस गड़बड़ हो गए हैं। अगर ये टैरिफ में कुछ बहुत बड़ा नेगेटिव इंडिया के लिए नहीं आता है, तो केमिकल्स और स्पेशलिटी केमिकल, जो कि पिछला करीब 2-2.5 साल से बहुत ही पिटा हुआ था, उस वहां पे एक बहुत बड़ा ट्रैक्शन देखने का संभावना है। क्योंकि पहली बात है कि जो जो बेसिकली जो सब में सबके पास लो कॉस्ट इन्वेंट्री पड़ा था, वो इन्वेंट्री खत्म हो गया है, तो फ्रेश डिमांड जनरेट हो रहा है। चाइना, जो कि कंपटीटर बहुत बड़ा है, वो ऑब्वियसली यूएस के रडार में, टैरिफ रडार में रहेगा। और एक्सपेक्टेशन ये है कि अनफेवरेबल टैरिफ सिचुएशन होगा उसका कंपेयर टू इंडिया। तो वहां पे जरूर बेनिफिट मिलेगा। तो स्पेशलिटी केमिकल केमिकल पे जरूर ध्यान देना चाहिए अगर आप थोड़ा एग्रेसिव इन्वेस्टर हैं, क्योंकि टैरिफ जब सेटल होगा तब बेनिफिट जरूर आएगा। अब अनसर्टिनिटी बरकरार है। दूसरा एक सेगमेंट जहां पे मेरा व्यू पॉजिटिव है, वो भी टैरिफ रिलेटेड ये सब चीज में उलझा हुआ है, वो है ऑटो एंसिलरी। बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है, ग्लोबल अपॉर्चुनिटी है। और इंडिया में इंडिया की जो कंपनीज हैं ऑटो एंसिलरी, वो बहुत अच्छा कामकाज भी कर रहे थे। संवर्धना मदरसन बोलिए, या तो बहुत सारे ऐसे कंपनीज हैं जो कि बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और ग्लोबल नेटवर्क से, ग्लोबल ओईएम के साथ अच्छा इंटीग्रेटेड है। पर प्रॉब्लम वही है कि आज के दिन में टैरिफ के कारण थोड़ा कॉशियस रहना पड़ेगा। थर्ड एक सेगमेंट में मेरा नजर है, वो फर्टिलाइजर। मुझे लगता है कि ये एक सेगमेंट है जहां पे अच्छा अपॉर्चुनिटी बन रहा है। और जैसे आपने जिक्र किया, मॉनसून ठीक ठाक होने की संभावना है, फर्टिलाइजर का डिमांड भी बढ़ रहा है, और सरकार की तरफ से भी फर्टिलाइजर एंटायर इंडस्ट्री सब्सिडी, ये सब स्ट्रीमलाइन की बहुत कोशिश की जा रही है। तो मुझे लगता है कि लंबी अवधि के लिए अगर कोई सोच रहा है, तो फर्टिलाइजर सेगमेंट में भी, जो कि सारे मिड कैप स्मॉल कैप शेयर्स हैं, वहां पे भी ध्यान दिया जा सकता है। तो सारे सेक्टर्स तो स्कैन करा दिया आपसे सर, आखिरी प्रश्न होगा, देखो किसी को अगर बैंक्स और एनबीएफसीज में खरीदना हो ना, तो प्राइवेट बैंक में, पीएसयू बैंक में और एनबीएफसी में, इन सबको मिलाकर आपकी टॉप पिक क्या होगी फाइनेंशियल्स में? देखिए, मेरा टॉप पिक तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है। मुझे लगता है अभी भी सिग्निफिकेंट अपसाइड वहां पे है, और वैल्यूएशन के लिहाज से भी अभी भी अट्रैक्टिव है। तो लॉन्ग टर्म के लिए अगर कोई भी पोर्टफोलियो बना रहा है, वहां पे एसबीआई को जरूर शामिल कीजिए, और एसबीआई करंट लेवल पे खरीदिए, कोई दिक्कत नहीं है। बिल्कुल सेफ साउंड, सबसे बड़ा बैंक कंट्री का है, खरीदना जरूरी है। और एनबीएफसी की अगर बात करें, यहाँ पे मुझे लगता है कि गोल्ड फाइनेंस कंपनीज पे जरूर ध्यान देना चाहिए। बहुत सारे रेगुलेटरी चेंजेस आए हैं, बहुत सारा प्लस माइनस हुआ है, पर अभी एक स्टेबिलिटी इस इंडस्ट्री में आया है। मैं ये मानता हूं कि रेगुलेटरी स्टेबिलिटी भी कुछ हद तक आ गया है। और यहाँ पे जो दिग्गज कंपनी मुथूट, वहां पे जरूर खरीदारी की जा सकती है लंबी अवधि के लिए। सर जाते जाते एक सवाल ये है कि आपने तो इतने फेजेस देखे हैं मार्केट के, इतने अप्स एंड डाउन्स देखे हैं, ये वाली करेक्शन आपको कैसे लगी? क्योंकि इसमें ना बहुत ज्यादा तनाव महसूस हो रहा था, पता ही नहीं चल रहा था गिरा गिरे क्यों। पहले कह रहे थे वैल्यूएशन के चलते गिर रहे हैं, फिर कह रहे थे ट्रम्प के चलते गिर रहे हैं, अब उछल गया तो यकीन नहीं हो रहा कि भैया वापस आ गए कि नहीं आ गए। तो ये वाला फेज कैसा लगा, और इसमें निवेशकों को कॉन्फिडेंस कैसे बढ़ाएंगे? ये, अब देखिए, जो हम लोग पिछले 20-30 साल से एक्सपीरियंस कर रहे हैं, और लास्ट 1-1.5 साल से देख रहे हैं, उसमें अंतर यह है कि मार्केट बहुत एक तरफा ऊपर जाता है या एक तरफा नीचे आता है। मुझे लगता है आने वाले दिनों में हम लोगों को इस चीज के लिए प्रिपेयर रहना पड़ेगा। जैसे जब ऊपर मार्केट जा रहा था सितंबर 24 तक, हर रोज 200-300 पॉइंट निफ्टी ऊपर जा रहा था, और
रिकॉर्ड लेवल अचीव कर लिया, फिर जब गिरना चालू हुआ तो एक खतरनाक गिरावट आना चालू हो गया, फिर वापस ट्रम्प के चलते एक बार एक जबरदस्त गिरावट आया, फिर अभी देखिए पिछले 5-6 दिनों में 2200-2400 पॉइंट ऊपर चला गया। तो स्पीड ऑफ चेंज बहुत ज्यादा हो गया, और मॉडर्न डे एंड एज में मैं यही कहूंगा स्पीड एसेंस हो गया। तो इस पे ध्यान रखना पड़ेगा। हताश और निराश होने की कोई बात नहीं है, मैं निवेशक के लिए ये कह रहा हूँ। जो ऊपर जाता है वो नीचे आएगा, और जो नीचे जाता है वो ऊपर आएगा। स्टॉक सिलेक्शन पे जरूर ध्यान दीजिए, वो ही सही तरीका है, वही सही रास्ता है। राइट सर, बहुत शुक्रिया सुदीप सर आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और मार्केट्स पे अपनी अप्रोच बताने के लिए। थैंक यू सर।